एग्जाम्पल नंबर 2.17 है ना, बोलिए क्वेश्चन बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट एग्जाम्पल है हमारे चैप्टर नंबर 2 का, वो देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2.17 बताइए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलिए, रीड कीजिए। हर्षित क्वेश्चन रीड कीजिए 2.17। Consider a simple pendulum having a bow attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends upon length L, mass of bob m, and the acceleration due to gravity g. Derive the expression from its time period using method of dimensions. चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक नॉर्मल पेंडुलम है, ठीक है। पेंडुलम का जो बॉब है वो हमने स्ट्रिंग की हेल्प से अटैच करके कनेक्ट कर रखा है। ये स्ट्रिंग है, ये बॉब है और ये हमने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रॉम द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड, फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि पेंडुलम को मान लीजिए हमने यहां से ड्रॉप करना स्टार्ट किया, ठीक है। इनिशियल पोजीशन यहां पे थी, तो जब हमने पेंडुलम को ड्रॉप किया तो पेंडुलम यहां पे जाएगा और वापस से यहां पे आएगा। सो द टाइम ड्यूरेशन इन कंप्लीटिंग वन रोटेशन, वन ऑसिलेशन, इसे क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। पेंडुलम यहां था, यहां गया, यहां गया, मीन पोजीशन पे आया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, टॉप पोजीशन पे गया, वापस से इधर जाएगा, फिर इधर से जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन में आस्क है कि इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब होता है हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग टू कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन, हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग टू कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, उस टाइम पीरियड को हमें फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में और क्या गिवन है कि ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और मींस टू से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एज वेल एज मास ऑफ द पेंडुलम, mass of the bob, and the gravitation acceleration g. Why? Because it is oscillating under the gravitational force, under the gravitational force. So the acceleration which is affecting it that is gravitation acceleration. So in question that is given that the time period is dependent on the length and mass and the acceleration. So what we have to do, we have to find out the formula for that question. तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, फ्रॉम द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी कुड फाइंड आउट द फॉर्मूला। हमने किसकी लिमिटेशन भी पढ़ी थी, उस लिमिटेशन को भी हमें ध्यान में रखना होगा, दैट वी कैन नॉट जज अबाउट द कांस्टेंट प्रेजेंट इनटू द फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल हमने देखा था k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हाफ mv स्क्वायर। लेकिन जब हम इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं तो उस डायमेंशंस में इस कांस्टेंट का कोई जिक्र नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट की डायमेंशंस कितनी होती है, 0 होती है। तो यहां पे 1/2 आएगा, 3/16 आएगा, 5/2 आएगा, या क्या आएगा, ये कांस्टेंट जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस हमें नहीं बताता। लेकिन हाँ, किन किन क्वांटिटीज पे, किस पावर पे, किस डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा, ये हम बता सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहां पे अगर हम बात करें टाइम पीरियड की डायमेंशंस की, तो एल एम टी, लेंथ की डायमेंशन है यहां पे 0, मास की है 0 और टाइम की है 1। सो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ द टाइम पीरियड। जिस क्वांटिटी को हमें फाइंड आउट करना है उसकी डायमेंशन हमें पता चल गई है L0 M0 T1, ठीक है। दोनों साइड की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मान लिया हमने L लेंथ की पावर हमने ले ली है, L की पावर ले ली x, M की पावर ले ली y और G की पावर ले ली z। फॉर एग्जाम्पल
मान लिया हमने कि यहाँ पे ये जो डायमेंशंस है एल एम और जी की, वो एक्स वाई और जेड की पावर में डिपेंड कर रही है, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है। तो यही तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी कितनी पावर्स पे डिपेंड कर रही है। तो L4 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एल, बताइए एल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को। तो यहाँ पे एल की पावर कितनी हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। एम किसे रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? मास। क्या लिखेंगे डायमेंशंस में? कैपिटल एम। वेरी गुड। अगर इसी की जगह यहां पे हमें फॉर्मूला की जगह, क्वांटिटी की जगह यूनिट दे रखी होती, तो वहां पे एम का मतलब क्या होता? मीटर। मीटर मतलब कि लेंथ, तो वहां पे एल की पावर वाई होती है अगर ये यूनिट दे रखी होती। लेकिन यहां पे हमें क्वांटिटी दे रखी है, दैट इज एम, मास टू द पावर वाई। जी मीन्स टू से एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए। v माइनस यू अपॉन में टी। v माइनस यू अपॉन टी, और इसका यूनिट होती है हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही होती है। मीटर मीन्स टू से लेंथ, सेकेंड स्क्वायर मीन्स टू से टाइम का स्क्वायर की पावर कितनी आ रही है हमारी? z। तो यहां पे हम लिखेंगे l बाय टी स्क्वायर की पावर z। L0 M0 T1 is equal to L to the power x M to the power y L to the power z and T to the power कितनी लिखेंगे? -2 कितनी? -2 -2, और साथ में और क्या आएगा आपका? जेड। z आएगा। ठीक है। अब देखिए बेस इक्वल होता है तो पावर्स ऐड हो जाते तो L टू दी पावर कितनी हो जाएगी? x प्लस जेड, M टू दी पावर y, T टू दी पावर -2z। क्लियर है सबको यहां तक? L M एंड T, L टू दी पावर बेस इक्वल था, पावर सेड हो गई, x प्लस z हो गया, M टू दी पावर y, M टू दी पावर y, T टू दी पावर -2z, T टू दी पावर -2z। चलिए कंपेयर करते हैं। L टू दी पावर 0, M टू दी पावर 0, T टू दी पावर 1। अब देखिए दोनों तरफ अगर हम देखें तो L M और T मल्टीप्लीकेशन में, L M और T मल्टीप्लीकेशन में, यहां पे पावर जो होगी वो भी क्या होगी हमारी? इक्वल होगी। पावर जो होगी वो भी हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए L की पावर कितनी है? 0 है। तो अगर L की पावर 0 है तो x प्लस y की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी हमारी? x प्लस z की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी हमारी? 0। तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, m टू दी पावर भी कितनी दे रखी है हमें? 0। तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारी? y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। सेम इक्वेशन नंबर 3 कैसे निकालेंगे हम? फॉर इक्वेशन नंबर 3 कंपेयर करेंगे t को। t टू दी पावर कितनी है यहाँ पे? 1। ठीक है। और यहां पे t टू दी पावर कितनी है? -2z। तो -2z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 1। सो देखिए हमारे पास 3 इक्वेशंस आ चुकी है। 3 इक्वेशंस आ चुकी है, 3 वेरिएबल है x, y एंड z। फाइंड आउट करके बताइए x, y एंड z की वैल्यू कितनी होगी। एक बार फिर से बता दें यहां तक। देखो हमने क्या किया। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन था कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम के अंदर एक बॉब है, बॉब को स्ट्रिंग की हेल्प से कनेक्ट कर रखा है और उसे ऑसिलेटरी पोजीशन में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसे ऑसिलेशंस में ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक एज पे ले गए और उसे ड्रॉप कर दिया। ऑसिलेटर यहां पे आ रहा है, पेंडुलम यहां पे आ रहा है, फिर यहां पे आ रहा है, फिर यहां पे आ रहा है, फिर यहां पे आ रहा है, ऑसिलेशंस उसमें हो रहे हैं। तो क्वेश्चन में एक आ गया है कि हमें क्या निकालना है? फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब होता है अगर हमने पेंडुलम को यहां से ड्रॉप करना स्टार्ट किया तो वो यहां से इसकी टॉप मीन पोजीशन तक जाएगा, फिर मीन पोजीशन से होते हुए वापस से यहां पे आएगा। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे, मास ऑफ द बॉब पे एंड द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो हमें क्या करना है? हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो हमने क्या किया कि जो क्वांटिटी हमें दे रखी है उसकी हमने डायमेंशंस लिख दी
और जिस क्वांटिटी की टर्म्स में हमें फॉर्मूला निकालना है उससे भी हमने डायमेंशंस की फॉर्म में लिख दिया। अब हमें उनकी पावर्स अननोन थी कि L पे कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, M पे कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है एंड T पे कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, ये हमें नहीं पता था। तो हमने उनकी पावर्स ले ली X, Y एंड Z। फिर हमने क्या किया, डायमेंशंस को सब्स्टिट्यूट किया। L फॉर लेंथ दैट इज L, M for mass that is M and G for the gravitation acceleration and gravitation acceleration का फॉर्मूला होता है हमारा V by T, V minus U by T और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मींस टू से लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी G की वैल्यू, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, L टू द पावर X, M टू द पावर Y, L टू द पावर Z एंड T टू द पावर माइनस 2Z। फिर हमने क्या किया, कंपेयर किया कि अगर L की पावर यहाँ पे 0 है और राइट हैंड साइड में L टू द पावर x प्लस जेड है तो यहां पे x प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। फिर हमने देखा m की पावर यहां पे 0 है, m की पावर यहां पे y है, कंपेयर किया तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। t टू दी पावर यहां पे 1 है, t टू दी पावर यहां पे माइनस 2z है तो माइनस 2z इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। फाइंड आउट कीजिए x, y एंड z की वैल्यू। तो x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन से आ गया। z इज इक्वल टू -1/2। -1/2। वेरी गुड। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं x, y एंड z की वैल्यू। सो L0, M0, t टू द पावर 1 इज इक्वल टू L टू द पावर x प्लस z। x की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 ही आएगी क्या, लेट्स सी। यहां पे आ रहा है हमारा x प्लस z इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू -1/2, x इज इक्वल टू +1/2। यस एब्सोल्युटली राइट। तो यहां पे l की पावर आ जाएगी हमारी L की पावर x प्लस z दैट इज इक्वल टू 0, m टू द पावर आ जाएगी हमारी y दैट इज आल्सो इक्वल टू 0 एंड t टू द पावर आ जाएगी हमारी -2z दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं x, y एंड z की टर्म्स में अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो वही डायमेंशंस आ रही है जो डायमेंशंस हमारी किसकी आ रही थी, लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी की आ रही थी। फॉर्मूला में पुट करते हैं t इज इक्वल टू L टू द पावर x, m टू द पावर y, g टू द पावर z। t इज इक्वल टू L की पावर x, x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1/2 तो L टू द पावर आ गई 1/2। m टू द पावर y, y इज इक्वल टू 0, m टू द पावर 0। थर्ड क्वांटिटी g टू द पावर z, z इज इक्वल टू -1/2। तो देखिए यहां पे m की पावर 0 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका टाइम ड्यूरेशन है, जो आपका टाइम पीरियड है वो मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमने डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से क्या फाइंड आउट कर लिया कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, पेंडुलम के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। किस किस पे डिपेंड करेगा, केवल केवल स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम एंड द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। तो t टू द पावर L टू द पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ √L और g टू द पावर -1/2 का मतलब क्या हुआ 1/√g। तो इसका मतलब हुआ, इसका फॉर्मूला हो जाएगा √L/g, √L/g। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करेगा √L/g पे। अब यहां पे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है क्योंकि हम कांस्टेंट के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से नहीं बता सकते, इसीलिए हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे दैट फाइनल आंसर t इज इक्वल टू k √L/g। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा k इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसके बाद आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी इन डायमेंशनल एनालिसिस we can comment about what will be the value of constant
constant, so that we are taking here constant as k, constant as k. So this is what the answer. This is how we have to find out the problem's solution by the help of dimensional analysis. Is it clear to everyone? आया समझ में? Yes, sir. क्या किया हमने? सबसे पहले क्वेश्चन में जो दे रखा था उसे लिया, लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी गिवन है, राइट हैंड साइड में जिन पे वो डिपेंड कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस निकाली, एल एम टी, L0 M0 t टू द पावर 1। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड निकालना था, तो टाइम पीरियड मतलब कि t टू द पावर 1, और उसमें अंदर लेंथ और मास का कोई मेंशन नहीं है। उसके बाद वो डिपेंड कर रही थी हमारी लेंथ, मास और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे, तो हमने उनकी पावर ले ली x, y एंड z। क्यों? क्योंकि हमें उनकी पावर्स एक्चुअली पता नहीं है, वही तो हमें निकालना है। तो हमने कंसीडर करी कि लेट बी द x इज द पावर ऑफ l, एंड y बी द पावर ऑफ m, एंड z बी द पावर ऑफ g। फिर हमने क्या किया? दोनों की डायमेंशंस को कंपेयर किया, डायमेंशंस को कंपेयर करके x, y और z की वैल्यू निकाली, x, y, z की वैल्यू निकाल के हमने फिर से इक्वेशन में डाल के देखी कि क्या हमारी दोनों साइड की डायमेंशन सेम आ रही है। जी हाँ, दोनों साइड की डायमेंशन सेम आ रही है, मतलब कि हमने जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की है वो बिल्कुल सही है। फिर हमने x, y और z की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1 में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया x, y एंड z की वैल्यू को, और उसके बाद हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे m की पावर 0 आ रही है, मतलब कि जो पेंडुलम का ऑसिलेटरी टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, एज वेल एज हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर हम कांस्टेंट के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ द फाइनल आंसर कम्स आउट। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। बताइए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। बुक के पीछे की एक्सरसाइज है ना, चैप्टर के एंड में, उसका क्वेश्चन नंबर 1 बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिए। बुक्स है ना आपके पास? टाइम बच रहा है, अभी 10 मिनट है, क्वेश्चन कर लेते हैं 2-3 एक्सरसाइज के। हर्षित जैनव रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का। fill in the blanks है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। The volume of cube द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब of side 1 centimeter is equal to dash meter cube। देखिए हमें दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है, ठीक है। क्यूब की डायमेंशंस जो है वो दे रखी है साइड की 1 सेंटीमीटर, मतलब कि क्यूब की सारी डायमेंशंस क्या होती है हमारी, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है, डबल होती है, हाफ होती है एक दूसरे की। क्यूब में इक्वल होती है ना, तो जितनी उसकी हाइट होगी उतनी उसकी लेंथ होगी, उतनी ही उसकी विड्थ होगी। तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। और वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्या पूछा है क्वेश्चन में? फिर से रीड कीजिए एक बार। The volume of cube of side 1 centimeter is equal to dash meter cube। ओके, तो देखिए हमें साइड जो दे रखी है वो दे रखी है सेंटीमीटर में, और हमें वॉल्यूम निकालना है इन मीटर में, मीटर क्यूब में, है ना। तो अगर हम देखें सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा हमारा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, that is equal to 1 centimeter into 1 centimeter into 1 centimeter, that is equal to 1 centimeter cube। तो अगर मान लीजिए हमें वॉल्यूम पूछा होता सेंटीमीटर क्यूब में, तो वो तो आ जाता हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब। बट क्वेश्चन में आस्क्ड है कि इसी वॉल्यूम को आप कन्वर्ट कीजिए मीटर क्यूब में, कि अगर साइड आपकी 1 सेंटीमीटर है तो इसका वॉल्यूम मीटर क्यूब में कितना होगा। तो देखिए सिंपल है, हमें क्या करना है, साइड को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में आ जाएगा। अब बताइए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, है ना।
1 meter is equal to 100 centimeter, so that 1 centimeter is equal to 1 by 100 meter, that is equal to 10 to the power minus 2 meter. ठीक है, तो साइड हमारी एक साइड आ गई है 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, दूसरी वाली भी आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, तीसरी वाली भी आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. सिंपल है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर की जगह सब्सटीट्यूट कर दीजिए 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. मीटर 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 क्यूब, 10 to the power minus 2 minus 2 minus 2, 10 to the power minus 6. So this is the answer for the question, that if a cube has side 1 centimeter, then the volume of that cube in meter cube will be equal to 10 to the power minus 6 meter cube. Is it clear to everyone? Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट बोलिए. The surface area of solid cylinder. सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर दे रखा है और साथ ही कह रखा है कि ये सॉलिड है. ठीक है, सॉलिड है. Radius 2 centimeter. रेडियस दे रखी है हमें r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. ठीक है, और And height 10 centimeter is equal to हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, और dash mm square, millimeter square. मिलीमीटर स्क्वायर. अच्छा, इसका सरफेस एरिया, अब देखिए क्वेश्चन में क्या आस्क्ड है, सरफेस एरिया इन मिलीमीटर क्यूब या मिलीमीटर स्क्वायर. Millimeter square. मिलीमीटर स्क्वायर ना, यहाँ पे मिलीमीटर क्यूब में भी पूछ सकता था ना, पूछ सकता था क्या, बताइए. क्वेश्चन में मिलीमीटर स्क्वायर की जगह मिलीमीटर क्यूब में भी तो पूछ सकते थे ना सरफेस एरिया, पूछ सकते थे क्या? No, sir. नहीं पूछ सकते थे. क्यों नहीं पूछ सकते थे? क्योंकि मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है ना. एरिया होगा तो वहां पे पावर कितनी होगी, 2 होगी. लेंथ होगा तो वहां पे पावर कितनी होगी, 1 होगी. और वॉल्यूम होगा तो पावर कितनी होगी, 3 होगी, है ना. चलिए, तो हमें क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है इन मिलीमीटर स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, दैट सिलेंडर इज सॉलिड. इसका क्या मतलब हुआ? अगर होलो होता तो क्या होता, सॉलिड है तो क्या होगा, क्या डिफरेंस आएगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड को रखना है. एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है. क्वेश्चन में दे रखा है सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमें ये वाला पार्ट भी कंसीडर करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट भी कंसीडर करना पड़ेगा, और ये जो कर्व्ड पार्ट है ये भी कंसीडर करना पड़ेगा. इसमें 3 सरफेस हो गई है, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 एंड सरफेस नंबर 3. अगर इसी की जगह क्वेश्चन में दे रखा होता इफ अ होलो सिलेंडर, तो अगर होलो सिलेंडर होता तो क्या होता, अगर यूं होता तो यहां पे हमारी सरफेस जो है वो कंसीडर नहीं करनी होती. क्यों? क्योंकि ये होलो है. अगर ये होलो है तो यहां पे सरफेस ही नहीं है. सरफेस केवल और केवल कहां पे बचेगी, आपकी कर्व्ड वाले पार्ट पे. तो केवल और केवल एक ही सरफेस का एरिया निकालना होता अगर आपका होलो सिलेंडर है तो. लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखा है सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर है मतलब वो ऊपर से भी सरफेस है, नीचे से भी सरफेस है, और ये भी सरफेस है आपका. ठीक है, ये वाली चीज हमेशा ध्यान रखना है. अगर वो आपको ये दे देता क्वेश्चन में, हाँ, अगर होलो सिलेंडर पाइप दे देता तो आपको ये करना होता. इसी में अगर वो ये मेंशन कर देता अ सिलेंडर इज पेग्ड फ्रॉम ऑल द फेसेस बट इट इज अ होलो. चीज समझना, ध्यान से समझना. अगर वो कहता कि सिलेंडर इज होलो बट इट इज पैक्ड फ्रॉम ऑल द फेसेस, तो इसका मतलब हो गया कि ये आपका यहां से भी पैक्ड है, यहां से भी पैक्ड है, और क्लोज सरफेस जो आपकी कर्व्ड सरफेस है वो भी क्लोज्ड है. लेकिन अभी ये होलो है, तो उस केस में भी हमें ये वाली सरफेस भी कंसीडर करनी है, ये भी करनी है और ये भी करनी है. लेकिन अगर वहां पे आपको दे रखा है केवल एक होलो सिलेंड्रिक पाइप, तो वहां पे आपको इन सरफेस को कंसीडर नहीं करना है. क्लियर है? चलिए, लेकिन अभी हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर सॉलिड, तो सॉलिड दे रखा है तो कोई डाउट ही नहीं है, हमें दोनों की दोनों ऊपर वाली सरफेस को भी कंसीडर करना है, ऊपर नीचे वाली सरफेस को. चलिए देखते हैं सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे. सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों सरफेस का इंडिविजुअल सरफेस एरिया ले लेंगे. पहली सरफेस ये वाली हो गई. अब देखिए ये वाली सरफेस किस शेप में होगी, आपकी सिलेंडर है, सिलेंडर का ऊपर वाला सरफेस जो है वो किस शेप में होगा, सर्कुलर शेप में होगा. और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर तो हो गया हमारा फर्स्ट वाली सरफेस का सरफेस एरिया.
प्लस सेकेंड वाली सरफेस एरिया, ये भी सेम होगा, हमारा सिलेंडर होगा, तो इसका भी एरिया कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। चलिए प्लस अब निकालते हैं हम तीसरी वाली सरफेस का सरफेस एरिया। अब ध्यान से समझना, ये आपका सिलेंडर है, फील करना, ये आपका सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस है। अब अगर मैं इसे बीच में से कट कर दूं तो ये ऐसे फैल जाएगा, और ये जब फैलेगा तो क्या बनाएगा, रेक्टेंगल बनाएगा। अब जब ये रेक्टेंगल बनाएगा तो इसके अंदर हमारे पास लेंथ और विड्थ होगी। तो एक तो साइड हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी विड्थ तो हो गई 10 सेंटीमीटर। L इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ हमें पता नहीं है लेकिन विड्थ हमें पता है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। चलिए, लेकिन लेंथ जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान से समझना, जैसे ही सिलेंडर को हम कट करेंगे, फैलेगा, आपका रेक्टेंगल बनेगा, तो उसकी जो लेंथ होगी वो एक्चुअल में सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी, इस सर्कुलर रिंग के सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी कि नहीं होगी? एग्री कर पा रहे हैं? तो इसका मतलब हुआ ये लेंथ जो है वो किसके इक्वल है, सर्कमफेरेंस ऑफ द अपर पार्ट, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया है टोटल सरफेस एरिया का, S इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच। क्या कॉमन आ रहा है देखते हैं, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा हमारा आर, प्लस यहाँ पे क्या बचा एच। ये आ गया हमारे पास फाइनल कॉम्पैक्ट फॉर्मूला फॉर द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच। कई बार इस फॉर्मूला को स्टूडेंट्स लर्न करके रख लेते हैं, है ना, लेकिन अगर आप लर्न करके रखते हो तो वेल एंड गुड है, अगर आप भूल जाते हो या नहीं कर पाते हो तो भी प्रैक्टिकल। कम्स टू द बेसिक, तीनों सरफेस ली, इंडिविजुअल सरफेस का सरफेस एरिया लिखा, जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लिया, जो बचा उसे ब्रैकेट में लिख दिया, वैल्यूज पुट कर दी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 3.14 इंटू आर इज द रेडियस। अब देखिए यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है सेंटीमीटर में, और जो हमारा एरिया पूछा है वो पूछा है मिलीमीटर स्क्वायर में। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर को यहीं पे कन्वर्ट कर दो आप मिलीमीटर में, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास बाद में कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आएगा सरफेस एरिया वो ऑलरेडी मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। बताइए 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर में कितना होगा, 1/1000। कौन सी टेक्नोलॉजी है ये, मिलीमीटर में पूछ रहे, मीटर में नहीं पूछ रहे। देखिए 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, स्केल है ना सबके पास, नॉर्मल स्केल, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर होते हैं, ये एक स्केल है, ये 0 पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे यहाँ पे लिखा होता है 1 सेंटीमीटर, ये आपका इंडिविजुअल 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर, सिंपल है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 20 मिलीमीटर। सेम हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर में, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 पाई आर की वैल्यू मिलीमीटर में कितनी हो जाएगी, 20 इंटू आर प्लस एच, आर की वैल्यू है 20 प्लस एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100, वैल्यू पुट करी आंसर आ जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 20 इंटू 120, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, बेसिक न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना, ठीक है। ये जो एरिया आएगा ये ऑलरेडी आपका आएगा किसके अंदर, मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर, क्यों, क्योंकि हमने यूनिट्स को कन्वर्ट कर दिया पहले ही मिलीमीटर के अंदर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर।
ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे और अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे।